Hello students, good evening to all. Today we are discussing election process in India. भारत में चुनाव प्रक्रिया यानी जो भारत में चुनावों की व्यवस्था अपनाई गई है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें होती हैं, यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर कैसे चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है और धीरे धीरे कैसे ये आगे बढ़ती है, कैसे जो चुनावों का पूरा प्रोसेस रहता है वो संपन्न करवाया जाता है। तो हम लोग तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पूरा उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो जो चुनाव प्रक्रिया है भारत में उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर पहला काम का क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन अथवा पुनर्गठन, इसमें डीलिमिटेशन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है हिंदी में इसको परिसीमन आयोग कहते हैं। इस आयोग की जो नियुक्ति होती है वो जो 10 साल के बाद जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद भारत में जो सेंसस होता है उसके बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ये जो कमीशन होता है ये फिर पुनर्गठन करता है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में एक दोबारा से सीमांकन करता है ये। और इसमें दो तरीके का जैसे रहता है, जो संसद के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका करता है, जो विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका करता है। अब यहाँ पर ये चीज हम देखें कि जो टोटल सीटों की संख्या है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब भारत में 2026 तक के लिए लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो तो एक किस्म से फाइनल है, डिसाइड हो चुकी हैं, उसमें चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के, तो उनमें जो वो फेरबदल ये करता है जो परिसीमन आयोग होता है। अब तक परिसीमन आयोग 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में, 2002। तो लास्ट का जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो 2002 वाला था। तो 2001 की जनगणना के बेस के ऊपर जिसने सीमांकन, वर्तमान में भी उसी बेस के ऊपर सीमांकन जो है माना जाता है, ठीक है। या जैसे वर्तमान में उसी सीमांकन के बेस पे सीटों का निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और उसका जो डिसीजन होता है उसको अंतिम माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें शामिल रहता है। इसके 3 सदस्यीय आयोग ये होता है, एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 जो अन्य सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, ठीक है। रिटायर्ड जज हो सकते हैं, जो वर्किंग जो जज है वो भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मतदाता सूची तैयारी, यानी जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना ये सेकंड काम हो जाता है। इलेक्शन से ठीक पहले, चाहे जनरल इलेक्शन हो रहा हो, चाहे उपचुनाव हो रहा हो, चाहे मध्यावधि चुनाव हो रहा हो, इलेक्शन से ठीक पहले जो इलेक्शन से जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करी जाती है। और ये भी 2 टाइप से होती है, विधानसभा चुनावों के लिए अलग वोटर लिस्ट बनाई जाती है, संसद के चुनावों के लिए अलग वोटर लिस्ट बनाई जाती है। इसको अपडेट किया जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई उसका नाम इसमें से काटा जाता है, किसी के एड्रेस में कोई चेंज है, किसी के नाम में डेट ऑफ बर्थ गलत है, फोटो गलत है, जो भी जैसे करेक्शन होती है तो वो करेक्शन जो वो इसमें करी जाती है। इसके अलावा जैसे जो बीएलओ होते हैं की ड्यूटीज लगाई जाती हैं और इसको पब्लिश भी किया जाता है। इसको तैयार करके पब्लिश किया जाता है, जिसको आपत्ति होती है, कोई ऑब्जेक्शन होता है पब्लिक से, वोटर्स की ओर से, तो उसको जो है फिर वो करेक्शन उसमें कर दी जाती है। ओके, थर्ड जो स्टेप है वो होता है चुनाव तिथियों की घोषणा करना। चुनाव तिथियां यानी जो इलेक्शन की डेट्स जो होती हैं, जो शेड्यूल होता है उसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन करता है, अधिसूचना जारी करी जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि जो नामांकन प्रक्रिया हो किस डेट में स्टार्ट होगी, कैसे जो हो आगे किन किन डेट्स में क्या क्या होना, तो चुनाव तिथियों की घोषणा जो हो करी जाती है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो है नामांकन पत्र दाखिल करना। जैसा हम लोग इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहे थे उसमें ही ये डेट डिक्लेयर कर दी जाती है कि जो नामांकन पत्र है किस डेट से दाखिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कैंडिडेट्स हैं किस डेट से वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। अब जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए
जो व्यवस्था है वो किस अधिकारी के पास जो जमा करवाए जा सकते हैं, किस टाइमिंग में लिए जा सकते हैं, किन डेट्स में जो है वो फाइल किए जा सकते हैं, ये सारा जो है मेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हाँ, और जो नामांकन पत्रों की जो दाखिल करने का जो प्रोसेस रहता है, उस नामांकन पत्र में जो भी कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस फॉलो करके ही नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा सकते हैं। जैसे प्रस्तावकों की जो व्यवस्था होती है, तो उसको उस कंडीशन को कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। मान्यता प्राप्त के लिए एक प्रस्तावक चाहिए, बाकियों के लिए 10 प्रस्तावक चाहिए, वोटर होने चाहिए उसी निर्वाचन क्षेत्र के, तो वो प्रोसेस है। इसके अलावा उनको उसमें जो डिटेल्स हैं वो अपनी देनी होती है, एज की जो डिटेल है वो देनी होती है कि जो अलग अलग एज का प्रावधान है अलग अलग चुनाव, तो उसका पक्का प्रूफ जो है उनको देना पड़ता है। इसके अलावा जैसे जो बैंकिंग जो डिटेल्स हैं वो दी जाती है, आजकल बड़ी कंपलसरी हो गई है, किस बैंक से लोन लिया है, कहाँ से जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, कहाँ कहाँ आपके पास कैश कितना है, यानी चल अचल संपत्ति सबका जिक्र करना उसमें। उसके अलावा जैसे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसका, उसको उसमें फिलअप करना पड़ता है कि एक्चुअल जो पोजीशन है आपकी, केस वगैरह यदि है कोई, उसकी क्या पोजीशन है वो बताना पड़ता है। तो ये कंडीशंस जो वो पूरी करनी पड़ती है, तो नॉमिनेशन पेपर जो वो फाइल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें नामांकन पत्रों की जांच और आक्षेप, यानी जो भी सक्षम अधिकारी होता है, अधिकारियों के द्वारा, चुनाव अधिकारियों के द्वारा जो भी नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते हैं उनकी जांच करी जाती है, और उस जांच में ये देखा जाता है कि जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो सारी सही हैं या नहीं है। अगर और आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन, अगर या तो अधिकारी ऑब्जेक्शन कोई लगा सकते हैं अगर उनको कोई इस तरह की कोई इलीगल कोई जानकारी उसमें नजर आती है, या फिर जो विरोधी कैंडिडेट होते हैं के पास भी ये चांस रहता है कि जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है या सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी है, तो उसकी यदि कोई मेजर कोई मिस्टेक उनके नज़र में कोई आई है कि नॉमिनेशन पेपर में जो जानकारी है वो इसने गलत दे रखी है, तो उसके अगेंस्ट वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। तो नामांकन पत्रों की जांच और ऑब्जेक्शन के लिए अलग अलग जो टाइमिंग होती है, उन डेट्स में ये काम होता है। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है नामांकन पत्र वापसी, यानी जो उनकी जांच हो जाती है, फिर उसके बाद जांच होने के बाद जिसके नॉमिनेशन पेपर में गलती आती है, कोई बड़ी मिस्टेक होती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो भी बचे हुए जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं उसमें फिर फाइनल कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। कि बहुत बार क्या होता है कि अनसीरियस कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे कई बार एक किस्म से गठबंधन हो जाते हैं, समझौते हो जाते हैं बैकग्राउंड, तो उस बेस के ऊपर फिर जो हो उस रिपोर्ट वापिस ले लेते हैं। पत्र कोई कैंडिडेट वापिस ले सकता है, किसी की सपोर्ट में ले सकता है, किसी मान लो किसी दूसरी पार्टी के साथ उसका कोई गठबंधन होता है, किसी दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में जो हो अपना नामांकन पत्र वापिस ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो हो फाइनल हो जाता है वापिस लेने के बाद कि कितने कैंडिडेट्स जो हो वास्तव में हमें ईवीएम में जो नाम रखने, कितने कैंडिडेट्स के रखने हैं। उसके बाद होता है ये जो चुनाव अभियान है, इलेक्शन कैंपेन इसको कहते हैं। चुनाव प्रचार अभियान पहले 20 दिन का होता था, अभी 14 दिन का रहता है। इसमें अहम चीजें होती हैं, हालांकि जो चुनाव का प्रचार है पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, वैसे ही चुनाव प्रचार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो डेज हैं 14, ये बड़े मायने रखते हैं। इसमें हर कैंडिडेट मतदाता को अपने फेवर में करने के प्रयास करता है, वो जो वो जुलूस वगैरह निकालता है, वो रैलीज करता है, जो बड़ सभाएं हैं वो करी जाती है, डोर टू कैंपेनिंग करी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, टीवी है, इसके द्वारा जो चुनाव चुनाव प्रचार किया जाता है। पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है अभी वर्तमान में काफ़ी सीरियस हो गया है, काफ़ी गंभीर है, और स्ट्रिक्ट जो हो रूल रेगुलेशंस इसके लिए बना दिए गए। तो जो पोस्टर्स वगैरह होर्डिंग जो लगाई जाती है उसके लिए प्रॉपर एक स्पेस जो है निर्धारित कर दिया जाता है। यदि उसके अलावा कहीं पर वो मान लो लगे हुए मिलते हैं, तो उनको हटाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था, एक टीम जो वो पूरी
ऑब्जर्वेशन करती है, ग्राउंड के ऊपर जो टीम रहती है। ओके, तो चुनाव अभियान रहता है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है चुनाव प्रक्रिया का भारत में, वो है मतदान केंद्र और पोलिंग अधिकारियों की व्यवस्था। यानी एक तो पोलिंग जो बूथ होते हैं, बूथ कैसे सेटअप करने हैं, ये चुनाव आयोग देखता है इस काम को। कहाँ पे बूथ बनाया जाना है, एक बूथ और दूसरे बूथ के बीच में 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। बूथ के ऊपर जो प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं वो सारे किए जाते हैं, यानी प्रॉपर वहाँ पे लाइटिंग है या नहीं है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे कैसे जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट वहाँ पे प्रॉपरली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पब्लिक को वहाँ पे आना इजी रहेगा या नहीं। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो फिजिबल कंडीशंस हैं, उसके बेस के ऊपर जो पोलिंग बूथ है वो बनाए जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था करी जाती है। पोलिंग अधिकारियों की व्यवस्था, यानी उन बूथ के ऊपर जो चुनाव अधिकारी होंगे, जो चुनाव को कंडक्ट करवाएंगे, तो कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, कितने व्यक्तियों की टीम होगी, किस किस काम को देखेगा, उसके बाद सिक्योरिटी में किसको जो है रखा जाना है, वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन के लिए सेक्टर ऑफिसर्स की व्यवस्था करना, इसके अलावा जो भी जैसे जो सिक्योरिटी का मेन गेट पर किसको जो है वो जिम्मेदारी दी जानी है, जो सेंसिटिव जो होते हैं पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको डिप्लॉय किया जाता है, अदरवाइज जो बाकी पुलिस वगैरह है उसके हाथ में, तो जो है वो सारी व्यवस्था करी जाती है। उसके बाद है मतदान दिवस। अगला जो स्टेप होता है वो सबसे मेन है, वोटिंग डे। यानी जो भी चुनावों का शेड्यूल डिक्लेयर होता है, उस डिक्लेयर में जिस डेट जो डेट दी जाती है कि उस दिन मतदान होना, तो उस वोटिंग डे उस दिन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग रहती हैं कि अब फिलहाल जैसे क्या हो रहा है, एक तो मॉक पोल करवाया जाता है, जो पहला घंटा होता है उसमें मॉक पोल करवाया जाता है। 1 घंटे का मॉक पोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो टाइमिंग क्योंकि हर स्टेट में मौसम के अनुसार और जो भी स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग डिसाइड करी जाती है, लेकिन जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे सवेरे 6 से 7 बजे तक का जो 1 घंटा होता है उसमें मॉक पोल करवाया जाता है। मॉक पोल का सीधा मतलब क्या होता है, एक रिहर्सल लगा लो इसको। जो भी मशीनें हैं वो सारी चेक करवाई जाती हैं, एजेंट जो होते हैं पार्टियों के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, एजेंट की बुलाया जाता है, उनकी मौजूदगी में वोट डाल के देखे जाते हैं मशीनों में, सारी मशीनों को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। उसके बाद फिर उनके सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है सब बिल्कुल किया है, अगर कोई दिक्कत है तो उसी टाइम पे उसको मशीनों को चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर जो एक्चुअल वोटिंग का जो टाइम होता है वो जैसे 6 से 7 का तो मैंने बता दिया मॉक पोल का, उसके बाद फिर 7 से 5 बजे तक का लगा लो, 6 तक का लगा लो। वो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कितना एडिशनल 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, नहीं देना। वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो एक्चुअल जो भी टाइमिंग होता है वोटिंग का, तो उसमें वोटिंग जो हो करवाई जाती है प्रॉपरली, जो हो जो भी मेल्स फीमेल्स के लिए अलग अलग किए जाते हैं, जो भी स्मूथली कंडक्ट जो इलेक्शन करवाने के लिए जो भी जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पे होती है, तो वोटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है चुनाव स्थगित अथवा रद्द कर। देखिए, चुनावों से जुड़ा जो अहम जो एक पार्ट है, अगर मान लो कोई किसी तरह की मेजर कोई लूप होल नजर आता है कि वोटिंग हुई वहाँ पे, मान लो कोई वीडियो वायरल हो गया, किसी कैंडिडेट ने बोल दिया कि हाँ यहाँ पर तो लगाओ के बहुत बड़े स्तर पर कोई दिक्कत हुई है, तो चुनाव रद्द करने की जो या चुनाव स्थगित करने की जो जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के पास ये राइट होता है। वो इसका प्रयोग किसी भी टाइम पे अगर ऐसी नीड उनको लगती है तो वो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट रहता पुनः मतदान का आदेश देना। यानी जहां पर चुनाव को स्थगित किया गया है, जहां पर चुनाव रद्द किया गया है, तो एक दो बूथ हो सकता है, ये एक लगाओ के विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, कोई कई गांव हो सकते हैं, कई शहर हो सकते हैं, जहां जहां रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है, तो वहां दोबारा किस दिन वोटिंग होगी और कैसे वोटिंग होगी, कौन अधिकारी देखेगा, कौन कैसे क्या कुछ रहना है, तो जो री इलेक्शन की व्यवस्था है वो भी चुनाव आयोग देखता है। ओके, उसके बाद फिर होता है मतगणना व परिणाम की घोषणा। जब पूरे इलेक्शन सब जगह कंप्लीट हो जाता है, फिर वोटिंग जो प्रोसेस है उसकी बारी आती है।
परिणाम की घोषणा होने की बारी आती है। देखिए वोटिंग प्रोसेस में क्या है, अभी डिजिटल सारी चीज़ें होती हैं, स्क्रीन लगा दी जाती है, सब जो भी जैसे जिस टेबल के ऊपर काउंटिंग होती है वो सारा नज़र आता है। अलग से वहाँ पे पहले ही राउंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कितनी टेबल्स लगेंगी, कितने राउंड में जो हो काउंटिंग होनी है, कौन अधिकारी जो हो वहाँ पर किस्म से सुपरविजन करेगा, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स है वहाँ पे कौन, जो भी जैसे किस किस डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी उसमें लिए जाने हैं। इसके अलावा जैसे कैंडिडेट्स के बैठने के लिए व्यवस्था करी जाती है, बाहर जो लोग होते हैं उनके लिए जैसा मैंने बताया स्क्रीन वगैरह की व्यवस्था भी कई जगह होती है, ताकि जो बाहर खड़े लोग वो अंदर नहीं आ सकते हैं, तो उनको बाहर पता चलता रहे कि वास्तव में जो कैसे काउंटिंग हो। उसके बाद फिर जो लास्ट का जो स्टेप है वो परिणाम की घोषणा। जो भी जैसे विजयी होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी तरफ से रिटर्न में पूरा जैसे ये लोकसभा क्षेत्र है या ये विधानसभा क्षेत्र है, उसका जो क्रमांक होता है वो उसमें होता है, और ये लिखा जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये इस पार्टी का कैंडिडेट है और ये इतने मतों से इस कैंडिडेट से विजयी हुआ है। तो ये जो जो एक किस्म से सर्टिफिकेट है जीतने, जब तक ये नहीं मिलता है किसी को भी विजयी माना नहीं जाता। ओके, अगला जो स्टेप होता है चुनाव प्रक्रिया, उसका चुनाव व्यय का विवरण देना। चुनाव होने के 45 दिन तक यानी 45 डेज तक जो भी कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट्स को चुनाव में जो उन्होंने खर्च किया है उसका ब्यौरा उनको देना पड़ता है, उसकी डिटेल उनको देनी पड़ती है कि किस अकाउंट से उन्होंने पैसा खर्च किया है, कितना पैसा कहाँ पर लगाया, कैसे है, पूरा पूरी डिटेल उनको देनी पड़ती है। डिटेल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी एक किस्म से ये जरूरी हो गया है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ड्यूरिंग इलेक्शन भी और आफ्टर इलेक्शन भी इसका पूरा एनालिसिस करता है कि कहाँ पे जो है किसी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं किया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी एक एक्सपेंडिचर लिमिट्स डिसाइड कर रखी है। जैसे जो बड़े राज्य होते हैं वहाँ पर संसद के इलेक्शन में 70 लाख रुपए तक एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों में संसदीय इलेक्शन में 54 लाख तक खर्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा इलेक्शन में 28 लाख तक बड़े राज्यों में खर्च किए जा सकते हैं एक एमएलए के इलेक्शन में, छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। अब ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये जो लिमिट है ये इसके अलावा इसके लगाओ कि इसको लिमिट को तोड़ के यदि खर्चा किया गया है, इसके ऊपर खर्चा यदि किया गया है, एक्स्ट्रा यदि एक्सपेंडिचर है तो उसका जो हो संज्ञान लिया जाता है। और यदि कोई लगाओ कि इसमें कोई दोषी अगर मिलता है तो उसके अगेंस्ट जो हो कड़े जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन। यदि हारे हुए कैंडिडेट को या फिर मतदाताओं किसी को ऐसा लगता है कि जो चुनाव व्यक्ति जीता है, जो भी कैंडिडेट विजयी हुआ है, तो गलत तरीके से या गैरकानूनी तरीके से उसने इलेक्शन जीता है, तो इलेक्शन पिटीशन लगाई जा सकती है। 45 दिन तक का उसका एक टाइम होता है। तो उस इलेक्शन पिटीशन में ये देखा जाता है कि वास्तव में जो हो ये इलेक्शन जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है, यानी वैध तरीके से इलेक्शन हुआ है या अवैध तरीके से इलेक्शन हुआ। अगर इस तरह की कोई मान लो कोई बड़ी खामी निकल आती है कि जो कैंडिडेट है वो गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है और आगामी 6 साल तक वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है उपचुनाव। अब देखिए हम लोग चुनाव याचिका की बात करिए तो इलेक्शन रद्द हो जाए उस परिस्थिति में, या फिर कोई असामान्य परिस्थिति ऐसी हो जाए कि जो भी जो वहाँ से कोई एमपी या एमएलए है उसकी डेथ की वजह से कोई सीट खाली हो, या फिर उसने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है, तो जो बचा हुआ कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के लिए जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। मान लो हमने एक एमपी को 5 साल के लिए चुन लिया, लेकिन इस दौरान 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जो हो कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि उसकी डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो जो बचे हुए जो मान लो 3 साल के बाद सीट खाली हुई तो 2 साल जो बचे हुए हैं, तो उन 2 सालों के लिए फिर बाई इलेक्शन हो, चुनाव होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए, केवल 2 सालों के लिए। और वो जो इलेक्शन है वो कब होना है, कैसे होना है, किस डेट में हो करवाया जाना है, उसके लिए भी ये जो सेम ही चुनाव प्रक्रिया है ये अपनाई जाती है। तो वो जो जिम्मा होता है ये भी इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ये जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है भारत में जो अपनाई जाती है उसकी हम लोग बात कर रहे थे कि चुनावों का प्रोसेस रहता है, चुनावों का जो पूरा शेड्यूल रहता है
स्टार्टिंग में क्या होता है, मीडियम लेवल पे फिर क्या होता है, और जो समापन है चुनाव, इस हिसाब से इस प्रक्रिया को पूरा यहाँ पे किया जाता है। ओके, थैंक यू।